हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में साइंटिफिक फैक्ट सारे सही हैं, पर थोड़ा सा ड्रामा मैंने ऐड किया है। कहानी में ड्रामा ना हो तो मजा कैसा। तो चलो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कैसे इलेक्ट्रॉन के कुनबे ने फोटोन को नेपोटिज्म करके रेस में हरा दिया। मुझे तो लगा कि मैं ही साइंस से जुड़ी हुई चीजों को रोस्ट करता हूँ, पर भाई साहब गूगल ने भी पूरी चरस बो रखी है। ये भी पूरा खुरापाती है, लक्षण ठीक ना है इसके। देखो नेपोटिज्म के कितने पर्यायवाची दिए हैं। बोले तो अपने अधिकार या प्रभाव से परिवार के सदस्यों को अनुचित लाभ पहुंचाना, भाई भतीजावाद या कुनबा परस्ती, पर्यायवाची कोई सा भी हो, पर सबका अर्थ सेम है। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की जीत पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। ग्लास में इलेक्ट्रॉन के एंट्री करते ही चारों तरफ अपने ही जैसे इलेक्ट्रॉन को देखकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया। पर फोटोन ने ये सब देखकर भी हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत रेस को जीतने में लगा दी और अपने भाई इलेक्ट्रॉन को हारता देख बाकी इलेक्ट्रॉन्स ने भी उसे जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। फोटोन जिस भी इलेक्ट्रॉन के पास से गुजरता तो फोटोन के वेव नेचर के कारण इलेक्ट्रॉन को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता और तुरंत इलेक्ट्रॉन फोटोन को रेस में हरवाने के लिए अड़ंगे अटकाने शुरू कर देता। बोले तो बाधाएं पैदा करने लगता। जैसा कि आप जानते ही हो कि एकता में बल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का पूरा कुनबा एक अकेले फोटोन को हराने के लिए हर वो कोशिश कर रहा था जो वो कर सकता था। ये सब देखकर भी फोटोन ने हार नहीं मानी और वो अकेला अपने दम पर लड़ता रहा। उसने अपनी एनर्जी खर्च करके इलेक्ट्रॉन को साइड हटा दिया। अब ये बात तो इलेक्ट्रॉन को भी पता थी कि वो अकेला फोटोन को रोक नहीं पाएगा। तो जब फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को धकेला तो उसने अपना आखिरी हथियार चल दिया और वो था एक ईएम वेव नाम का ब्रह्मास्त्र, जिसने फोटोन के वेव नेचर के साथ यारी कर ली। उदाहरण के लिए आप इसे अपने उस दोस्त से कंपेयर करके देखो जो हर उस जगह पे मौजूद रहेगा जहां आप पैसे खर्च करोगे, लेकिन जैसे ही उसका नंबर आएगा वो गायब, बिल्कुल गायब, ऐसे जैसे कभी वो दुनिया में था ही नहीं। तो मोटा माटी अर्थ ये निकला कि नुकसान आपका ही हुआ। ठीक इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन की ईएम वेव फोटोन की ईएम वेव के साथ जुड़ी, जिसे हम सुपर इंपोजिशन कहते हैं, तो उससे बनने वाली नई ईएम वेव की रफ्तार पहले से धीरे हो गई। पर फोटोन को हराने के लिए ये सब भी काफी नहीं था। माना फोटोन की एनर्जी कम हो गई थी, पर वो इतनी कम नहीं हुई थी कि उसे रेस में हराया जा सके। अब इलेक्ट्रॉन के कुनबे ने बनाया एक प्लान। उन्होंने सोचा कि फोटोन को हराने का एक ही तरीका है। उन्हें यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि रेस को जीतने के लिए इलेक्ट्रॉन को फोटोन से पहले ग्लास से बाहर निकलना होगा। लेकिन जब एक जैसे ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकेले फोटोन से लड़ रहे होंगे तो ये कोई कैसे पता लगाएगा कि बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन वही है जो ग्लास के अंदर घुसा था। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी फर्क नहीं कर सकता। तो इससे पहले कि फोटोन ग्लास की सतह से बाहर निकलकर रेस जीत जाए, क्यों ना किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्लास से बाहर निकाल दे जो बिल्कुल बाउंड्री पर खड़ा हो। और हुआ भी ऐसा ही। और इस तरीके से ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर एक अकेले फोटोन को रेस में हरा दिया। अब यहाँ पर आप पूछोगे मेरे से एक सवाल कि इलेक्ट्रॉन के ग्लास में एंट्री करते ही बाउंड्री पर खड़े इलेक्ट्रॉन को यह खबर कैसे लगी कि उसे बाहर निकलना है। भाई साहब क्वांटम मैकेनिक्स अगर पढ़ी हो तो इसका अंदाजा बड़ी आसानी से लग जाएगा, क्योंकि आपने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस का नाम जरूर सुना होगा। हाँ, वही भूतिया हरकतें जो महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी समझ में नहीं आई थी और इसी कारण की वजह से उनका नाम भूतिया हरकत पड़ा था। तो स्पूकी एक्शन के हिसाब से इंफॉर्मेशन लाइट की रफ्तार से भी तेज ट्रेवल कर सकती है। स्पूकी एक्शन एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है, ये साबित हो चुका है। पर ये होता क्यों है इसका कारण अभी किसी को भी नहीं पता। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा एक सवाल, सर ये ना चलता, ऐसे थोड़ी होता है। स्पूकी एक्शन तो क्वांटमली एंटेंगल्ड पेयर्स के बीच में होता है। बात बिल्कुल सही है, पर क्या आपने या किसी और ने क्या एटम को आंखों से देखा है? क्या इलेक्ट्रॉन को आंखों से देखा है? भाई साहब किसी ने नहीं देखा। हम ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे होंगे या वैसे होंगे, पर वो हैं कैसे ये तो किसी को भी नहीं पता। तो जब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो ये बात कोई कैसे कह सकता है कि ग्लास के अंदर एंटेंगल्ड पेयर थे या नहीं थे? तो क्या ग्लास के अंदर एंटेंगल्ड पेयर हो सकते हैं? क्या पता, हो भी सकते हैं। और अगर हुए तो मेरी थ्योरी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर मैंने भी अपने खुरापाती दिमाग में से एक थ्योरी निकाली है। एक पल के लिए मान लेते हैं कोई स्पूकी एक्शन नहीं हो रहा और वही इलेक्ट्रॉन ग्लास से बाहर निकला है जो ग्लास के अंदर गया था। तो क्या ऐसी स्थिति में भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोटोन को हराने का कारण समझाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल समझाया जा सकता है। मैं बैठा किस लिए हूँ अभी समझा देता हूँ। अब एंट्री होती है फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बनाई गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। ध्यान से सुनना, कहानी में बहुत बड़े धमाके होंगे। अब हम ये मान लेते हैं कि नई ईएम वेव बनने के कारण लाइट धीमी हो गई। और फोटोन और लाइट में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। लाइट फोटोन
से ही मिलकर बनती है। तो अगर फोटोन धीमा हो ही गया था तो इसका मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रॉन फोटोन से तेज हो गया है। अब अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन से तेज है तो उसके लिए टाइम धीरे बीतेगा, यानी होगा टाइम डायलेशन, और इसके साथ साथ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से रेस जीत जाएगा। मजा आया? चलो एक और बोनस थ्योरी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, हमने लाइट की रफ्तार को फिक्स करने के लिए रिलेटिविटी में टाइम और लेंथ दोनों की बलि चढ़ा दी थी, जो सही भी है, साबित हो चुका है। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ भी घुसा डालते हैं। एक पल के लिए मान लो कि ग्लास के अंदर लाइट अपनी रफ्तार नहीं बदलती, पर इलेक्ट्रॉन की वजह से बनी नई ईएम वेव के कारण उसे मजबूरी में अपनी रफ्तार को कम करना पड़ रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है कि लाइट अपनी रफ्तार को कम कर ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर से समय की बलि चढ़ानी पड़ेगी। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन लाइट की रफ्तार के लिए समय को धीरे कर सकते हैं तो लाइट को धीमा होने से बचाने के लिए समय को तेज भी तो कर सकते हैं। एक मिनट, चक्कर आ रहे हैं ना? रुको, सब कुछ डिटेल में समझाता हूँ। रिलेटिविटी कहती है जैसे जैसे कोई चीज लाइट की रफ्तार के नजदीक पहुँचती है, ठीक वैसे वैसे ही उसके लिए समय धीरे और दूरी घटने लगती है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था, अब तक सब कुछ वैसा ही हो रहा है, यानी टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब जरा इसका उल्टा सोचो। जैसे ही कोई चीज लाइट की रफ्तार से धीमी होती जाएगी तो उसके लिए समय पहले से तेज और दूरी बढ़ती जाएगी, जो कि 100% सही है। अगर रिलेटिविटी सही है तो मैं और मेरी थ्योरी दोनों सही हैं। तो ग्लास के अंदर लाइट अपनी रफ्तार को घटने से बचाने के लिए अपने समय को तेज और दूरी को बढ़ा देगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, वो सबके लिए अलग अलग रफ्तार पर चलता है। तो ऐसा करते ही इलेक्ट्रॉन के लिए समय अपने आप धीरे हो जाएगा, और अगर समय धीरे हुआ तो रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी, और अगर रफ्तार बढ़ी तो होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी लाइट ने अपनी रफ्तार को फिक्स करने के लिए अपने समय को तेज और तय की जाने वाली दूरी को बढ़ा दिया। लेकिन ऐसा करते ही इलेक्ट्रॉन के लिए अपने आप ही दूरी घट गई और उसका समय भी धीरे हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को तो रेस जीतनी ही थी। कितनी शानदार है रिलेटिविटी भाई साहब, पढ़ के और पढ़ा के मजा ही आ जाता है। मैं उस आदमी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। फिजिक्स को इतनी बारीकी से एल्बर्ट आइंस्टाइन के अलावा कोई भी नहीं समझ सकता था। क्या मेरी थ्योरी को मैं साबित कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पर जिन चीजों का इस्तेमाल करके मैंने ये थ्योरी बनाई है वो पहले ही साबित हो चुकी हैं, जैसे रिलेटिविटी और स्पूकी एक्शन। क्या बाकी थ्योरी साबित हुई है? नहीं, अभी तक एक भी थ्योरी साबित नहीं हो पाई है जो हमें ये बता सके कि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को रेस में कैसे हराया। सारे वैज्ञानिक अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं, मैंने भी लगा लिया। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारा विज्ञान पूर्ण नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, बस गाड़ी चल रही है और हम भी चल रहे हैं साथ साथ। अब बात करते हैं ग्लास के बाहर आते ही लाइट अपनी ओरिजिनल रफ्तार पर कैसे आ गई। देखो, फोटोन चाहे लो एनर्जी का हो या हाई एनर्जी का, पर रफ्तार सेम ही रहेगी। अब ये सुनकर कमेंट बॉक्स में आग मत लगा देना, पूरी बात समझ लो, उसके बाद आप अपने आप ही शांत हो जाओगे। फोटोन की रफ्तार एनर्जी पर निर्भर नहीं करती। ये रहा उसका प्रूफ। इसमें साफ साफ लिखा है कि फोटोन चाहे हाई एनर्जी का हो या लो एनर्जी का, चलने की रफ्तार बराबर ही रहेगी। अब आप मेरे से एक और सवाल पूछोगे, सर ये बताओ, जब अंदर आते हुए फोटोन ने इलेक्ट्रॉन पर अपनी एनर्जी खर्च करके उसे साइड में हटाया था तो रफ्तार धीमी हुई थी ना? आपने कुछ ऐसा ही तो बताया था। हाँ जी, बिल्कुल यही कहा था। पर मेरे कहने और आपके समझने में अगर फर्क आया तो ऐसे ऐसे दिव्य रसायनों का असर होगा, कई दिन तक होश नहीं आएगा, सोते जागते बैठते उठते हर समय सर घूमेगा। देखो, फोटोन की रफ्तार नई वेव के कारण धीमी हुई थी, लेकिन वो रफ्तार धीमी ही क्यों हुई, तेज क्यों नहीं हो गई? इसके पीछे था एनर्जी का हाथ। लेकिन जैसे ही ग्लास से फोटोन बाहर आया तो नई वेव बनने का चक्कर खत्म, यानी उसे अब रोकने वाली कोई भी चीज नहीं है। तो कम एनर्जी के बावजूद भी वो अपनी पुरानी रफ्तार पर वापस आ जाएगा। अब आते हैं तीसरी चीज पर। तो लाइट की रफ्तार से क्या चीज तेज है? वो है हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि स्पेस में मौजूद चीजों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। तो क्या यूनिवर्स में मौजूद चीजों का आकार भी बड़ा हो रहा है? नहीं, यहाँ पर एक्सपेंशन का यूनिवर्स में मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो एक्सपेंशन का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर एक्सपेंशन का सही अर्थ है यूनिवर्स में मौजूद चीजों के बीच में दूरी का बढ़ना। तो क्या हमारे सूरज और धरती के बीच में भी या बाकी ग्रहों के बीच में भी दूरी बढ़ रही है? क्योंकि गर्मी को देखकर ऐसा तो ना लगता। नहीं, अभी तक ये दूरी सिर्फ गैलेक्सीज के बीच में बढ़ती हुई देखी गई है। पर ये हमें कैसे पता चला कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है? पहला सबूत हाथ लगा था एडविन हबल के, उसके बाद बाकी वैज्ञानिकों ने इसे कंफर्म कर दिया।
और ये कैसे पता चला कि एक्सपेंशन की रफ्तार लाइट से तेज है? अब ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में अलग अलग जगहों पर उसके एक्सपेंड होने की रफ्तार हमें अलग अलग ही मिली है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? बहुत ध्यान से सुनना। स्पेस में लंबी दूरी को मेगा पार्सेक से नापते हैं। 1 मेगा पार्सेक बराबर होता है 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स के, यानी वो दूरी जिसको लाइट की रफ्तार से कवर करने में 3.26 मिलियन ईयर्स का समय लग जाएगा। अब 1 मेगा पार्सेक की दूरी पर स्थित गैलेक्सी की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। और ये रफ्तार हमने कैसे निकाली? ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट की मदद से, जो मैं पहले ही रिलेटिविटी सीरीज में बता चुका हूँ। ठीक इसी तरह से 2 मेगा पार्सेक पर 140 किलोमीटर प्रति सेकंड और 3 मेगा पार्सेक पर 210 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब इस रिलेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर स्पेस में दूरी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो कितनी दूरी पर कोई गैलेक्सी लाइट की रफ्तार को अचीव कर लेगी। और हमने पता भी लगा लिया, 14 बिलियन लाइट ईयर्स यही है वो दूरी जिस पर कोई गैलेक्सी लाइट की रफ्तार से चल रही होगी। और अगर कोई गैलेक्सी 28 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है तो वो लाइट की रफ्तार से तेज ही ट्रेवल कर रही होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 14 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर चल रही गैलेक्सीज की रफ्तार लाइट से तेज होगी? वेल, ये मानने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, तो मानना ही पड़ेगा। क्या हम उन गैलेक्सीज को देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके द्वारा छोड़ी गई लाइट हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। यहाँ ये बात भी नोट करने की है कि स्पेस एक्सपेंड हो रहा है, इसीलिए गैलेक्सीज चलती हुई प्रतीत हो रही हैं। असल में गैलेक्सीज नहीं चल रही हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो चल रही हैं। जैसे एक गुब्बारे पे बनाए गए डॉट हवा भरने के बाद एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, पर असल में डॉट नहीं चल रहे थे, बल्कि गुब्बारा बड़ा हो रहा था। तो अब वीडियो खत्म हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है, तो और क्या बताऊं? कहानी खत्म, पैसा हजम। और मेरे जैसे फिजिक्स के चाहने वालों के लिए 2 लाइनें। सफर की हद है वहां तक के कुछ निशान रहे, चले चलो जहां तक आसमान रहे। ये क्या कदम उठाए और मंजिल आ गई, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।